नमस्कार दर्शकों, मैं ऋषभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। वीडियो का शीर्षक देख के आपको ये बात पता चल ही गया होगा कि मैं किस नॉवेल पे बात करने जा रहा हूं। जी हां, गोदान। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अपने जीवन काल में इस नॉवेल का नाम जरूर सुने होंगे। तो आखिर क्या खास बात है गोदान में जो ये इतना ज्यादा प्रचलित है? आखिर क्या खास बात है गोदान में जो यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम में दर्शन और ह्यूमन बिहेवियर के सब्जेक्ट में गोदान को पढ़ाया जाता है? आइए इस गोदान के बारे में, इस नॉवेल के बारे में हर वो छोटे और बड़े पहलुओं पे मेरे सामने नजर डालते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। गोदान को जानने और समझने से पहले थोड़ा सा उनके बारे में समझ लेते हैं जिन्होंने इस किताब को रचा था। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी के लखनऊ जिला में कोलकाता में हुई थी। और बहुत कम लोगों को पता है कि मुंशी प्रेमचंद जी का पूरा नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। मुंशी प्रेमचंद नहीं था, नहीं। प्रेमचंद एक्चुअली में उनका पेन नेम था। पेन नेम यानी कि फिक्शनल नेम। बड़े बड़े ऑथर्स उस टाइम पे अपना पेन नेम फिक्शनल नेम रखा करते थे। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जो पेन नेम था वो था प्रेमचंद। उनका पूरा नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। मुंशी प्रेमचंद जी का जो निधन है वो 1936 ईस्वी हुआ था और इसी साल गोदान भी पब्लिश हुई थी। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का लिखा हुआ आखिरी नॉवेल था और कहा जाता है कि प्रेमचंद जी ने अपने लेखन की जितने भी रस हो सकते थे सारे घोल के इस किताब में रख दिए, इसीलिए ये इतना ज्यादा खास है। और अगर इस किताब की मैं राइटिंग की बात करूं तो ये किसी एक कैरेक्टर या दो कैरेक्टर की स्टोरी नहीं है, ये पूरे के पूरे कम्युनिटी की स्टोरी है। अब आप सोचिए कि मैं ऐसा बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस बुक में उस टाइम की जैसी भी लाइफस्टाइल थी, जैसे लोग थे, जैसी प्रॉब्लम्स थी, उन सारे चीजों को इस बुक में दिखाया गया है। जहां लोग अपने पूरी किताब में मुश्किल से 4 से 5 कैरेक्टर्स को लेके आगे बढ़ पाते हैं, वहीं इस किताब में 15 से ज्यादा डिफरेंट कैरेक्टर्स की एक डिफरेंट स्टोरीज चल रही है और वो सारी चीजें एक किताब में आके कॉन्सेंट्रेट हुई है। इसीलिए इसकी राइटिंग इतनी ज्यादा खास है। तो इस किताब में उस टाइम की जैसी भी लाइफस्टाइल थी, जैसे लोग थे, जैसे रहन सहन थी, जैसी प्रॉब्लम्स थी, उन सारी चीजों को इस बुक में दिखाया गया है। एज ए नॉवेल, एज ए बुक लवर, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है कि एक कैरेक्टर डिजाइन कितना ज्यादा डिफिकल्ट वर्क है। अब आप सोच के देखिए, कैरेक्टर डिजाइन का मतलब वो ये हुआ कि जब भी आप किसी स्टोरी को लिख रहे हैं तो स्टोरी को लिखने से पहले आप उस कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं कि ये कैरेक्टर का बिहेवियर कैसा होगा। ये डॉक्टर है तो डॉक्टर का एक्चुअली में ऐसा बिहेवियर होगा। डॉक्टर मतलब अगर ये इसकी आंखें खराब है तो ये चश्मा लगाता है, अगर ये पैसा वाला है तो ये महंगा चश्मा लगाता होगा, और ज्यादा पैसा वाला है तो सोने का चश्मा पहनता होगा। इस टाइप की जो माइनर डिटेलिंग होती है इसको कैरेक्टर डिजाइनिंग कहते हैं। अब आप सोच के देखिए कि 15 से ज्यादा डिफरेंट कैरेक्टर्स की 15 से ज्यादा डिफरेंट स्टोरीज को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके लिखना ये कितना ज्यादा डिफिकल्ट वर्क है। आइए थोड़ा सा स्टोरी के ऊपर ध्यान देते हैं। स्टोरी की जो शुरुआत होती है वो एक होरी महतो, एक किसान है, उसके घर से शुरू होती है। होरी महतो के परिवार में उसकी एक बीवी, गोबर नाम का एक बड़ा बेटा और 2 बेटी रह रही होती है। होरी का तो छोटा भाई भी रहता है, लेकिन जमीन के कारण उनके बीच में लड़ाइयां होने की वजह से वो लोग अलग रह रहे होते हैं। अब होरी के परिवार में जो ये लोग हैं, इन सबके अपने अपने एक बिहेवियर है। जो होरी है वो थोड़ा सा पोलाइट नेचर का, थोड़ा सा डरावा नेचर का है। उसका ये मानना है कि जिस जमींदार से मैंने कर्ज लिया है उसके ही हाथों मेरी जिंदगी है, मतलब मेरी जो गर्दन है वो उनके ही पैर के नीचे दबी हुई है, वो जब चाहे तब मुझे मसल सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसकी जो वाइफ है उसका जस्ट अपोजिट सोचना है। उसका ये सोचना है कि जो भी जमींदार है जिनसे हमने कर्ज लिया हुआ है वो कर्ज के बदले वो मैं उन्हें इंटरेस्ट दे तो रही हूं, इससे ज्यादा चापलूसी करने की क्या जरूरत है उनकी। और साथ ही साथ गोबर का जो थिंकिंग है वो अपनी माँ की थिंकिंग से एक लेवल अप है। उसका भी यही सोचना है कि जितने भी जमींदार लोग हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, वो हमेशा गरीब को नीचा देखना चाहते हैं। वो कभी भी नहीं चाहते कि हम जैसे गरीबों की बरकत हो। और एक दिन अपने घर से निकल के अपने जो मालिक है, जमींदार जो है, वो राय साहब नाम है उनका, उनके घर पे पहुंचता है, जहां वो ये देखता है कि दशहरे की धनुष यज्ञ की तैयारी चल रही है और वहां पे राय साहब के कई सारे दोस्त हैं। तो वो वहां जितने कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है उन सारे कैरेक्टर्स का नाम याद रखना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, तो मैं लिख के रखा हूं। मैं सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करता हूं और फिर बताता हूं कि उनकी प्रोफेशन कैसे रही है और वो किस बिहेवियर के हैं। तो जैसे हो गए मिस्टर मेहता हो गए, ये
दर्शन के प्रोफेसर हैं, मतलब दर्शन सब्जेक्ट के प्रोफेसर हैं। मिस्टर खन्ना हो गए, ये मिल के मालिक है, शुगर मिल के मालिक है। मिस मालती हो गई, ये बाहर से डॉक्टरेट करके आई हुई है। और जो गोविंदी एक नाम की लेडीज रहती है, वो मिस्टर खन्ना की वाइफ है। मिर्जा खुर्शीद करके कई सारे बड़े बड़े लोग वहां पे आए हुए रहते हैं। हमारे पूरे इंटायर सोसाइटी को ना 3 कैटेगरी में आप डिफाइन कर सकते हैं, जो अपर क्लास हो गए, मिडिल क्लास हो गए और लोअर क्लास हो गए। आप जो होरी महतो है उसके लाइफस्टाइल से ये बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये किस कैटेगरी में आते हैं, और जो हमारे राय साहब हो गए वो किस कैटेगरी में आते हैं। तो जो अपर क्लास थे वो डिफाइन हो गए, जो लोअर क्लास थे वो डिफाइन हो गए, जो मिडिल क्लास फैमिली होते हैं, मतलब गांव में ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिनके घर में रिक्वायरमेंट्स जैसी जो चीजें होती है ना वो पूरी हो जाती है। शौक थोड़ा सा रह जाता है, लेकिन उनके घर में इतना पैसा होता है कि जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाती है। तो ऐसे भी कई सारे कैरेक्टर्स को इस बुक में इंट्रोड्यूस किया गया है। मैं उस कैरेक्टर्स का नाम देता हूं, जैसे माता दीन हो गए, माता दीन हो के बाद दाता दीन हो गए, दुलारी सौवैन हो गई, पटेश्वरी लाल हो गए, जिंगूरी सिंह हो गए। ये सारे लोग जो है, ये सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं। अब आप सोचिए कि इस पूरे सोसाइटी को इन्होंने डिफाइन किया, इतने सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया, अब सारा स्टोरी इन सारे कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ये जो स्टोरी अब आगे चल रहा है, ये किसी एक स्टोरी का नहीं है, पूरे के पूरे वहां पे जो भी सोसाइटी है उन सारे सोसाइटी का स्टोरी चल रहा है। उनके अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स, उनकी अपनी डिफरेंट डिफरेंट पॉजिटिव चीजें, उनकी डिफरेंट डिफरेंट नेगेटिव चीजें, इन सारे चीजों को इस बुक में एक्सप्लेन किया गया है। मेरे लिए ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि मैं उस पूरी स्टोरी का समरी इस बुक में करूं, क्योंकि ये स्टोरी एक इंसान या 2 इंसान की नहीं है। लेकिन हाँ, इस किताब में ये बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि कैसे बड़े बड़े पैसे वाले लोग, जो भी जितने भी किसान लोग होते हैं, उसको कितना ज्यादा प्रॉब्लम में डालते हैं। अब आप सोच के देखिए कि एक वो किसान जिसके पास घर में पैसे खाने के लिए नहीं है, एक टाइम पे होरी के साथ इतना ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता है कि उसे अपना पूर्वज का जो जमीन, जो बेचारा का एक घर रहता है, वो गिरवी रखने पर नौबत आ जाती है। फिर भी वो अपने ईमान, अपने ईगो को इतना ज्यादा मेंटेन रखता है, इतना ज्यादा मतलब पत्थर दिल बना कर रखता है कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं इस जमीन को नहीं बेचूंगा, क्योंकि जो मेरे पूर्वज हैं वो इस जमीन को मेरे लिए छोड़ के गए हैं। इस किताब से मुझे एक सीख बहुत अच्छी मिली और एक समझ बहुत अच्छी से मुझे आई कि जितने भी पैसे वाले लोग होते हैं ना, दुनिया मतलब उनके ही हिसाब से, मतलब वो जो कर रहे हैं वो सही है। वो अगर सोच रहे हैं कि ये मेरे लिए सही है तो ये सही है, ये पूरे समाज के लिए सही है। लेकिन जो गरीब होते हैं ना, वो सोच नहीं सकता, उसे सोचने की ताकत नहीं है। वो वही सोचेगा जो बड़े लोग, उसके मन में ये बात बहुत अच्छे से घर करी जाएगी, उसके मन में ये बहुत अच्छे से बैठ जाएगी कि लोग क्या सोचेंगे। पैसे वाले ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे, वो खुद करते हैं, फिर बाद में लोगों को बोल देते कि आप सोचते रहिए। लेकिन जितने भी गरीब लोग होते हैं ये बात बहुत सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मेरा परिवार बिखर जाएगा, मेरी ये चीजें हो जाएंगी, मेरी वो चीजें हो जाएंगी। अब आप एक स्टोरी में एक बार ये बात, मतलब कि स्टोरी में एक टाइमलाइन में ये एक ऐसा आता है कि होरी का जो फसल होता है वो फसल कटता है, और बेचारा होरी अपने फसल को बेच के आ ही रहा होता है कि उसके पास जितने भी पैसे होते हैं वो सारा इंटरेस्ट में चला जाता है। बेचारा जब घर पहुंचता है तो अपनी वाइफ को देने के लिए उसके पास कुछ पैसे नहीं होते हैं। मतलब इस टाइप का, इस लेवल की गरीबी उसमें दिखाई गई। और ये बात झूठ नहीं है, ये बात काफी हद तक नहीं, बहुत हद तक सही है। ऐसे लोग हैं, ऐसे इंसान हैं और ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कहीं ना कहीं इंडिया में आज भी है। तो आप सोच के देखिए कि उस टाइम के जब, और इसमें अमेजिंग बात यह है कि कई सारी चीजें ऐसी बताई गई है जो आज भी सही है, आज भी सच है। तो इसलिए मुझे ये किताब इतनी ज्यादा खूबसूरत लगी। मैं सच में उन लोगों से ये कहना चाहता हूं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप चाहे बुक लवर हो चाहे नहीं हो, पर ये एक ऐसी किताब है ना जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ऐसी ऐसी किताब ना मुझे एक रीजन देती है और मुझे प्राउड फील कराती है कि मैं क्यों बुक लवर हूं। मतलब अगर ऐसी किताब बार बार लिखी जाए तो सच में मतलब अमेजिंग, मतलब भूचाल आ जाएगा बुक के जितने भी जॉनर हैं इन सब में। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि मैं पूरे स्टोरी को यहाँ पे समराइज करूं। मैंने कोशिश किया है यहाँ पे कि ये किताब खास क्यों है, मैं इस बारे में ज्यादा बात करूं। स्टोरी को लेके मैंने बहुत कम बात किया है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरे इंटायर स्टोरी को समराइज करूं। मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत सारे लिखने की कोशिश की, बट टोटल कंप्लीटली समराइज वो नहीं हो रही थी स्टोरी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसी किताब को, इस किताब को जरूर पढ़ें। आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप बुक को पढ़ना चाहते हैं तो आप बुक को खरीदें और पढ़ें, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये बुक कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।